सो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक किया था जिसमें हमने बेड के सामने वाली वॉल पे टीवी अरेंज कर लिया था। टीवी के पीछे हमारा ये एक स्टोन लगा हुआ है, उसमें कोव बना हुआ है जिसमें हमारी लाइट आएगी। उसके पीछे हमारे लूवर्स आ रहे हैं WPC। तो आप अगर इसको देखोगे इमेज, रेफरेंस इमेज ये वाली है जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये आपका स्टोन आ गया। सबसे पीछे वॉल होगी, वॉल के ऊपर पहले क्या लगे हुए हैं, लूवर्स लगे हुए हैं। उसके ऊपर स्टोन डायरेक्ट पेस्ट नहीं हुआ, पहले एक फ्रेम बना है, उस फ्रेम पे ग्रूव दिया गया जिसमें आपकी लाइट फिक्स होगी। उसके ऊपर फिर ये मे बी पॉसिबल स्टोन भी हो सकता है या जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक वुडन प्लाई बोर्ड लग के उसके ऊपर यूवी शीट्स आती है हमारी जो कि स्टोन लुक देती हैं, वो भी लगा सकते हैं हम। ये स्टैंडर्ड शीट्स होती हैं 8x4 की, 7x3 की, 6x3 की, 6x2.5 की, इस तरीके से आती हैं स्टैंडर्ड साइजेज इनके। ठीक है। स्टोन जो होता है वो भी आपका स्टैंडर्ड साइज, स्टोन का कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता। वो आपका 8 फीट बाई 10 फीट का, 4 फीट बाई 8 फीट का हो सकता है, 10x5 का भी हो सकता है। एजेस क्या होती हैं उसकी, हल्की सी कई बार ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ब्रेक हो जाती है, जिसके बाद हम उसको कट करते हैं तो हमें साइजेस एक्चुअल में स्टोन का साइज होता है वो कटिंग होने के बाद मिलता है। ठीक है। जो साइज उसका एक्चुअल साइज आएगा, जैसे टाइल जो होते हैं वो हमें स्टैंडर्ड साइज के मिलते हैं कि वो क्या होगा, मे भी पॉसिबल है 1x1.5 का हो सकता है, 1x1 का हो सकता है, 2x4 का हो सकता है, 4x8 का हो सकता है, 3x1.5 का हो सकता है, 5x2.5 का हो सकता है, स्टैंडर्ड साइज होते हैं। ठीक है। फिर पेंसिल टाइल्स आते हैं जिनकी साइज हाइट कम होती है, लेंथ आपकी स्टैंडर्ड 1 फीट की होती है, जिनको हम वॉशरूम वगैरह में लगाते हैं। तो वो टाइल्स जो होते हैं, टाइल्स क्या होता है, प्री मैन्युफैक्चर्ड आते हैं आपके, तो वो स्टैंडर्ड साइज के हमारे आते हैं। लेकिन स्टोन में ऐसा नहीं होता। स्टोन का क्या है कि वो जो स्टोन एक्चुअल में क्या होता है, जो आपके स्टोन्स होते हैं उनको कटिंग करके क्रशिंग करके फिर बनाया जाता है। तो उसमें से हो सकता है किसी में स्टोन ज़्यादा निकला है और किसी में कोई पीस छोटा निकले। तो जब एक्चुअल में स्टोन ले आते हैं उसके बाद उसके कॉर्नर्स को क्या किया जाता है, कट किया जाता है। उसके बाद उसमें से साइज निकलता है कि किस साइज का एक्चुअल में वो बनेगा। ठीक है। बाकी यूवी शीट्स वगैरह जो होती हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ की आती हैं हमारे। तो यहाँ पे हमारी हम यूवी शीट ही लगाएंगे। तो या आप स्टोन भी लगा सकते हो, दोनों के लिए डिफरेंस कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत थिकनेस में डिफरेंस आ जाता है। स्टोन के लिए मिनिमम आपका 20 mm का थिकनेस आती है। और स्टोन की आपके फैब्रिकेशन में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि हम वर्किंग ड्राइंग जब बनाएंगे तो स्टोन को क्या किया जाता है, हम वॉल से डायरेक्टली पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि पीछे क्या है, गैप आ रहा है। तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें फास्टनर लगा के हुक से लॉक करके फिर बनाना पड़ता है। तो उसका सेपरेट एक टॉपिक रखेंगे जिसमें स्टोन का सेक्शन कट हम देखेंगे। फिलहाल हमने अभी एक HDMR वुड का या कोई भी वुडन बोर्ड के ऊपर यूवी शीट का अरेंजमेंट रखा है। उसके लिए भी थिकनेस हमने वही रखी है 20 mm की। 20 mm एक्चुअल में टोटल थिकनेस नहीं आती, टोटल थिकनेस या तो उससे ज़्यादा आएगी या कम आएगी, डिपेंड करेगा आप क्या एलिमेंट लेके चल रहे हो, कितनी थिकनेस उस पर अटैच कर रहे हो। जैसे यूवी शीट है उसकी भी थिकनेस आएगी अपनी 3 से 5 mm तक थिकनेस रहती है। फिर आपका बोर्ड लगेगा, 18 mm का बोर्ड लगाएंगे हम, तो उसमें 5 mm की अगर यूवी शीट लगाएंगे तो वो 5 mm उसमें क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, तो वो 1 इंच के अप्रॉक्स बैठ जाएगी आपकी। तो वो साइजेस उसके वेरी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने इसका टॉप व्यू से तो ड्राइंग बना दी थी, अब हमने इसका क्या करना है, एक एलिवेशन तैयार करना है। एलिवेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये रूम है हमारा, हम एक रूम की डिटेल बनाने जा रहे हैं। अब रूम में हमारी कितनी वॉल्स हैं, अगर हम वैसे देखें तो एक ये वाली वॉल है, एक ये पीछे वाली वॉल है, एक ये वाली वॉल है, एक सामने वाली वॉल है। टोटल वॉल कितनी हो गई। अब अगर मैं इंटीरियर पर्सपेक्टिव से देखूंगा, मुझे रिमॉडलिंग करनी है या इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, तो मैं जिस वॉल पे वर्क करूंगा उस वॉल का एलिवेशन देना होगा। अब जनरली रेनोवेशन में पूरी वॉल पे ही वर्क होता है, कहीं पे हो सकता है खाली पेंट हो, कहीं पे हो सकता है वॉलपेपर लगे, कहीं पे हो सकता है आपकी कोई मोल्डिंग तैयार हो या क्लैडिंग तैयार की जाए। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग वॉल का अलग अलग एलिवेशन व्यू दिखाना पड़ता है। ठीक है। तो अभी हम पहले एक वॉल के एलिवेशन से चलेंगे जो कि है हमारी टीवी यूनिट वॉल। एलिवेशन दिखाने के लिए आपको वॉल को एनोटेट करना होगा, यानी कि नेमिंग करके बताना हो। उसके लिए आप चाहो तो एक टेक्स्ट से तौर पे लिख सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, टूल पैलेट पे गया, टीपी एंटर किया। टीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कैटलॉग्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। ठीक है। इसमें से मैंने यहाँ से कॉल आउट बबल वाले को लिया, डबल क्लिक किया, ओके किया और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। जब मैंने इंसर्ट किया तो आ तो गया ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, तो मैंने इसको स्केल कर दिया। स्केल हो गया। अब ये डायनेमिक ब्लॉक होता है, डायनेमिक ब्लॉक याद है सबको,
नहीं नहीं। चलो सो हम एक सिंपल सा ब्लॉक पहले बनाना देख लेते हैं। बनाना कैसे है, इसके लिए हमें एक सिंपल सा एक सर्किल लेना है। हमने एक सर्किल लिया यहाँ पे, इसका आप एक साइज देख लो। मैंने इसका साइज दे दिया 5 इंचेस का। ठीक, यहाँ से लाइन ली मैंने स्ट्रेट 2.5, यहाँ से लाइन ली आगे 2.5, इसको इस पर अटैच कर दिया। एरो क्या करेगा, एरो डायरेक्शन बताएगा। मैंने इसको मिरर कर दिया, ये आ गया। सेंटर लाइन को बाद में डिलीट कर दो। इतना तैयार। अब टेक्स्ट कमांड पे गया मैं, टी एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया। टेक्स्ट का साइज सेट किया, साइज हमने दे दिया मैंने 4 इंचेस के लिए, 4 इंचेस टेक्स्ट साइज दे दिया अभी के लिए। और इसको जब हम एलिवेशन लिखेंगे, ये हमारा क्या है, मास्टर बेडरूम है, उसका एलिवेशन देना है। ठीक है, तो अब ये एक रूम ये हो गया, ये रूम 2 हो गया, तो अलग अलग रूम्स है हमारे, किचन है, वॉशरूम है, अलग अलग एलिमेंट है। तो आप चाहो तो खाली ए बी सी डी करके भी दे सकते हो, सिंपल सा अगर आपको बनाना हो। बट अगर आप डिटेल वर्क करना चाहते हो, आपके पास बहुत सारे एलिवेशन है, ए बी सी डी लिखने बैठूंगा तो सिर्फ 26 एलिमेंट ही दे पाऊंगा मैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने इसको बीच में से एक बाइसेक्ट कर दिया। इसको उठा के मैं पहले अलग रख देता हूँ, पहले इसका ब्लॉक बनाता हूँ, उसके बाद इसको इंपोर्ट करूँगा। बाइसेक्ट करके अलग रख दिया। अब टेक्स्ट कमांड पे गया मैंने यहाँ से टेक्स्ट लिया, साइज दिया टेक्स्ट का, सपोज 4 दे दिया, और इसको मैंने लिख दिया ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एलिमेंट बताएगा किसका एलिवेशन हम बनाने जा रहे हैं। जैसे हम किसका बना रहे हैं, बेडरूम का, बेडरूम 1 हो सकता है, बेडरूम 2 हो सकता है। तो अच्छा, ये जो एलिमेंट है ये बार बार चेंज होगा या सेम रहेगा भाई? जैसे कि अभी हमें किसका एलिवेशन बनाना है, ये बेडरूम 1 है यहाँ पे, सपोज ये हमारा बेडरूम 2 है। ठीक, ये मैं इसको कह रहा हूँ मास्टर बेडरूम है मेरा, ये मास्टर होगा, ये मास्टर रखते हैं, इसको बेडरूम 2 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलिवेशन किसका देना है मुझे, अब बाद में जब हम बेडरूम 1 डिज़ाइन करेंगे तो इसका एलिवेशन भी देना होगा। इसी तरीके से गेस्ट ये बेडरूम 3 डिज़ाइन करेंगे, इसके भी एलिवेशन देने होंगे। तो ये जो नेम लिख रहे हैं अभी हम, वो हमारा क्या होगा, चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा, चेंज होगा। इसीलिए जो भी चीज़ चेंज हो रही होती है उनको हम टेक्स्ट से नहीं लिखेंगे, उनको हम किससे लिखेंगे, एट्रीब्यूट से डिफाइन करेंगे। सो कैसे डिफाइन करना है, पहले वो प्रोसेस देख लो आप। पहले तो इसको ब्लॉक बना लेते हैं। एट्रीब्यूट्स बिना ब्लॉक के डिफाइन नहीं किए जा सकते, तो पहले ब्लॉक बनाना देख लेते हैं। ब्लॉक की शॉर्टकट की होती है बी एंटर, याद है सबको? तो हमने बी एंटर किया, यहाँ से नाम दिया, ये क्या है, कैटलॉग है, किस चीज़ का, एलिवेशन या सेक्शन के लिए। तो मैंने यहाँ से लिख दिया सेक्शन कैटलॉग। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर करके पिक पॉइंट मैंने इसके सेंटर पे दे दिया, ओके कर दिया, ब्लॉक तैयार हो गया। अच्छा, मैं ब्लॉक एडिटर पे गया, इसके सेक्शन कैटलॉग यही आ रहा है हमारा। ठीक, ओके, मैंने ओके किया। अब यहाँ पे हमें लिखना क्या था, किस चीज़ का, किस ऑब्जेक्ट का एलिवेशन कट करने जा रहे हैं हम, किस स्पेस का, है ना? तो अब वो स्पेस नहीं, स्पेस क्या है हमारा, बेडरूम है ना, तो इसलिए इसको टेक्स्ट से नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि अभी बेडरूम का करना है, कल को किचन का भी करना है, फिर वॉशरूम का भी करना है, मास्टर बेडरूम का भी करना है, लॉबी का करना है, वार्डरोब का करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें पता है कि हमें आज नहीं तो कल चेंज करना होगा। अब टेक्स्ट से लिखता हूँ तो सब जगह एक ही वैल्यू आएगी या अलग अलग आएगी, एक ही आएगी, है ना, क्योंकि ब्लॉक बना दिया हमने। अच्छा, ब्लॉक नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, कल को मूव वगैरह करना है तो टेक्स्ट पीछे रह जाएगा, कुछ और गया, कुछ और कॉपी हुआ नहीं हुआ। इस सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट की शॉर्टकट की होती है ATTDEF, एट्रीब्यूट डेफिनेशन। दिख रहा है सबको, ये कमांड में लिखवा दूंगा, पहले इधर देख लेगा, एट्रीब्यूट डेफिनेशन। ये चीज़ अगर आपको कमांड भूल जाते हो तो ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देख रहे हो एट्रीब्यूट डेफिनेशन का टैग मिलेगा। अब आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ऑप्शन आए, एक अलग से विंडो खुल के आ जाएगी। इस विंडो में सबसे ऊपर क्या लिख के आ रहा है, पढ़ के बता सकते हैं, एट्रीब्यूट। इसके नीचे क्या लिख के आ रहा है वो पढ़ो, टैग, प्रॉम्प्ट, डिफॉल्ट। 3 चीजें होती हैं। एट्रीब्यूट जब हम एक बार डिफाइन करते हैं ना, हमें इन तीनों चीजों को डिफाइन करना पड़ता है उसे प्रॉपरली। ठीक है,
टैग क्या होता है? टैग वर्ड तो सुना होगा। क्या होता है टैग कर देने का मतलब? आइडेंटिफिकेशन दे देना। जैसे फोटो होती है, हम इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे टैग करते हैं ना, उसमें क्या होता है, हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर थिंग ये है। तो इसके लिए टैगिंग एलिमेंट क्या होता है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पॉइंट होता है। आपकी चॉइस है, आप टैग के लिए कोई भी सिंबल, कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी ले सकते हो। बस आपको ये याद रखना है, टैग लिखते टाइम स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, किस चीज का सेक्शन कट होने जा रहा है या एलिवेशन कट करने आ रहा है, वो स्पेस का नाम लिखना है ना हमें। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, स्पेस नेम। स्पेस होगा या तो प्लेस होगा, है ना, उसी का ही तो हमें कट करना होगा, सेक्शन या एलिवेशन। तो स्पेस नेम लिखा। स्पेस और नेम के बीच बीच में मैंने क्या दिया, ये स्पेस नहीं होना चाहिए। ये जो एम्प्टी वो स्पेस बार दिया ना हमने, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप इसके ऊपर रखोगे ना, तो इसके ऊपर लिख के भी आएगा कि जैसे मैं हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो ए स्पेस बी लिख दिया। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और लिखूँ नहीं लिखूँ, जैसे मैं ओके करूँगा क्या लिख के आ रहा है, पढ़ो। टैग के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन खाली स्पेस नहीं छोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम ऑफ स्पेस, ठीक है। प्रॉम्प्ट में लिख दिया हमने यहाँ पे एंटर एंटर द नेम ऑफ स्पेस और एरिया फॉर एलिवेशन और सेक्शन। यहाँ क्या है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या है, अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी वो अपने आप कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर ले। तो इसके लिए मैंने इसको दे दिया ऐसी रैंडम एक्स एक्स। हाइट दी हमने यहाँ से, हाइट मैंने दे दी यहाँ से, सपोज 3 इंच की दे देते हैं हम, ठीक है। जस्टिफिकेशन मैंने यहाँ से इसका कर दिया मिडिल सेंटर, ओके किया और मैंने यहाँ रख दिया, ये आ गया। इसको मूव करके मैंने ऊपर रख दिया। टेक्स्ट हाइट मुझे बड़ी लग रही है, तो हाइट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अभी आप देखो कि ये अभी भी इससे भी बाहर चला गया। या तो आप इसकी टेक्स्ट हाइट को छोटा कर दो, या फिर आप जब एलिमेंट डिफाइन करो वहां पे आप शॉर्टकट का यूज करो। जैसे बेडरूम 1 B1 लिख दिया, बेडरूम 2 B2 लिख दिया, मास्टर बेडरूम MB लिख दिया, है ना। किचन है K लिख दिया, वॉशरूम है W1, ठीक है, WR1। इस तरीके से शॉर्ट नेम्स में हम एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। या फिर आपने क्या किया हुआ, यहाँ से साइज छोटा लिखा हो, तभी आप उसको पूरा लिख पाओगे। ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, हमने एट्रीब्यूट डिफाइन करते टाइम अगर आपको याद हो तो 3 चीजें डिफाइन करी थी, क्या क्या, टैग, प्रॉम्प्ट, डिफॉल्ट। ये कौन सी विंडो है अभी जो खुल के आ रही है हमें, ब्लॉक एडिटर विंडो। इसमें जब हम एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं तो उन तीनों में से कौन सी चीज दिख रही है हमें, सिर्फ टैग दिख रहा है। प्रॉम्प्ट दिख रहा है क्या, नहीं। डिफॉल्ट दिख रहा है क्या, नहीं। टैग ही दिखेगा ब्लॉक एडिटर विंडो के अंदर, ठीक है। डिफॉल्ट और प्रॉम्प्ट वो ब्लॉक एडिटर विंडो के अंदर कहीं भी शो नहीं होते, वो इसके बाहर ही विजिबल होंगे, अंदर विजिबल नहीं होंगे। अच्छा, इसी तरीके से नीचे क्या लिखना होगा, जैसे हमने यहाँ पे ये तो लिख दिया कि बेडरूम 1 का एलिवेशन होगा, लेकिन बेडरूम 1 में भी बहुत ढेर सारे एलिवेशन होंगे। फिर नीचे क्या लिखना होगा, नंबर लिखना होगा उसका, भाई A है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से लिखना होगा ना। तो वो लिख देते हैं ATTDF, एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए, टैग में क्या लिखा हमने, अब क्या लिखना है, एलिवेशन एनोटेशन
लेकिन फिर से मैंने क्या दे दिया, स्पेस दे दिया। तो स्पेस देना है या नहीं, नहीं देना है, तो स्पेस यहाँ से, ठीक है। आप इतना बड़ा ना लिख के एलिवेशन नंबर डाल दो खाली, या नेम लिख दो, है ना। प्रॉम्प्ट में क्या लिखते हैं हम, प्रॉम्प्ट क्या है, जैसे कि आप लोगों ने सबने लाइन कमांड तो पढ़ी होगी, लाइन कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या लगाते थे हम, एल एंटर, ठीक। एल एंटर करने के बाद नीचे कमांड बॉक्स में कुछ लिख के आता था अपने आप, क्या लिख के आता था, ये क्या है, लाइन का प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसी तरीके से ये एट्रीब्यूट का जो हम सेक्शन कैटलॉग बना रहे हैं, एलिवेशन कैटलॉग बना रहे हैं, ये हमें हर बार नहीं बनाना है, एक बार बना दिया, अच्छा हर किसी को भी नहीं बनाना, एक ने बना लिया वही सबको भेज देगा, उससे क्या होगा, हर कोई आदमी पढ़ के अपना काम आराम से कर सकता है। तो इसलिए प्रॉम्प्ट में हम क्या छोड़ते हैं, ऐसी चीज़ें जिसको पढ़ के अपना काम किया जा सके, जैसे एलिवेशन नंबर में नेम में कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटर द एलिवेशन एनोटेशन नंबर, है ना। डिफ़ॉल्ट में हम क्या दे देते हैं, 1 2 3 4 दे सकते हो आप, या आप ABCD लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। टेक्स्ट हाइट हमने उसकी कितनी रखी थी याद है, 1.5 इंचेस, तो हमने इसकी भी 1.5 इंच रख देते हैं, और इसको भी चेंज कर देते हैं किस में, मिडिल सेंटर। मिडिल सेंटर में जब आप चेंज करोगे ना और आप इसको रखोगे, मैं यहाँ रख रहा हूँ, मैंने यहाँ रखा, तो देखो क्या हो गया, मिडिल सेंटर वाला आ गया। अब आप इसको मूव करके नीचे रख दो, ये आ गया नीचे, ठीक। अच्छा, मैंने एक काम और किया, इन दोनों को मूव करके अभी साइड में रखता हूँ मैं, 4 फीट। हैच कमांड पे गया, एच एंटर, टी एंटर किया, सेटिंग्स पे गए, यहाँ से पैटर्न पे जाके हमने यहाँ से हाईलाइट करने के लिए इसके कलर को क्या कर लिया, सॉलिड करके ओके किया, कलर यहाँ से मैंने ब्लैक कर दिया, पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट यहाँ फिल कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। इनको वापस से मूव कर दिया, मैंने इनको हटाया था 4 फीट, 4 फीट वापस से मूव कर दिया। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई है या नहीं हो रही है, हमें तो शॉर्ट में लिखना है, नीचे हमें ABCD या 1 2 3 4 लिखना है, ऊपर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ की ओवरलैपिंग से हमें कोई सच इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। इसको क्या कर दिया हमने, सेव चेंजेस कर दिया। चेंजेस को सेव करके जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा ब्लॉक तो आ रहा है, ब्लॉक है या नहीं है, वही वाला ब्लॉक है या कोई और सा ब्लॉक है, वही है। इसके अंदर हमने हैच फिल किया था वो तो दिख रहा है, लाइन बनाई वो भी दिख रही है, लेकिन जो एट्रीब्यूट्स लिखे क्या वो शो हुए, एट्रीब्यूट्स एक्चुअली क्या होता है, प्री इंसर्टेड ब्लॉक्स में अपने चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो आपको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना होगा और वापस से इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट करने की शॉर्टकट आई एंटर, किस नाम से था, सेक्शन कैटलॉग के नाम से, यही था, यही वाला था या नहीं था। मैंने इसको डबल क्लिक किया, इंसर्ट हो रहा है, मैंने क्लिक किया, अभी यहाँ पे रोटेशन पूछेगा, मैंने रोटेशन कुछ भी नहीं दिया, एंटर कर दिया। जैसे मैंने डायरेक्ट एंटर किया, ये क्या हो गया देखो, एक अलग से विंडो खुल के आ गई। ये कौन सी विंडो है, एट्रीब्यूट एडिटर, आप यहाँ से पढ़ के आराम से चेंजेस कर सकते हो। नेम ऑफ स्पेस किस चीज़ का है, BR1 या 2 था, BR2 लिख दिया। एलिवेशन नंबर हमने A लिख दिया, देखो लिख के आ गया सही। अच्छा, सेक्शन कैटलॉग को हम बाद में अपने कंटेंट के अंदर दिखा भी सकते हैं कि BR किस चीज़ का है, बेडरूम 2 का एलिवेशन है, BR2 का मतलब बेडरूम 2 का डिटेल है, ठीक है। ABCD उसके 4 अलग अलग एलिवेशन या सेक्शन हो गए, तो उस तरीके से हम उसको कंटेंट के अंदर दिखा भी सकते हैं कि BR-2 डिवाइडेड बाई A का मतलब बेडरूम 2 की A वॉल का एलिवेशन है। अच्छा, इसको अब मैंने मूव करके यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अब इस वॉल का एलिवेशन बनाने जा रहा हूँ। सो
इस वॉल का पर्टिकुलरली एलिवेशन बनाना है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीका क्या है, या तो आप यहाँ पे माउस को लेके जाओ और यहाँ से इसको रोटेट कर दो, रोटेट हो गया, पूरी स्क्रीन आपकी रोटेट हो जाएगी। अब यहाँ से आप इजीली वर्टिकल रेफरेंसेस ले सकते हो, पहला तरीका। मैं वापस से इसको टॉप व्यू में ले आता हूँ, जिसको मैं फॉलो नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, जो भी चीज़ चाहिए उसको आप यहाँ से कर लो कॉपी। हो सकता है आपको पहले पूरे को ही कॉपी करके रखना पड़े, मैंने पहले पूरे को ही कॉपी करके साइड में रख दिया। और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। मैंने अपने फ्लोर प्लान को ही क्या कर दिया, रोटेट करके रख दिया। एलिवेशन के लिए या सेक्शन कट करने के लिए हम रोटेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास अपनी एक पेरेंट फाइल अलग होनी चाहिए, और ये आपकी फाइल कॉपी करके आपने अलग रख दी हो। ठीक है, अब मुझे इस वॉल के एलिवेशन लेने हैं, करेक्ट। तो इस वॉल के एलिवेशन लेने के लिए ये वॉल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप देखो यहाँ से कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक। तो इनर टू इनर का रेफरेंसेस लेंगे हम, एलिवेशन लेना है। अगर हाँ मैं सेक्शन दिखा रहा होता तो मैं क्या करता, पूरी वॉल का आउटर से इनर तक का पूरी हर एक चीज़ का रेफरेंसेस देते हैं हम। ठीक है, बट हम क्या दिखा रहे हैं, एलिवेशन। तो मैंने एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, किसका रेफरेंस लिया, इनर लाइन का। पहले आप लोग अपने रूम की बाउंड्री वॉल ले लो, हमेशा जब भी एलिवेशन बनाना है तो आप अपने एरिया को पहले क्या करो, बाउंड कर लो कि कहाँ से कहाँ तक एलिवेशन दिखाना चाहते हो आप। तो मैंने इसके रूम के स्टार्ट से रूम के एंड तक का रेफरेंस ले लिया। अब नीचे क्या किया, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, किसी भी गैप पे बना दिया। अब TR डबल एंटर और साइड से कर दिया ट्रिम, और नीचे से कर दिया ट्रिम। भाई जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मैं सामने वॉल देख रहा हूँ, तो मुझे वॉल जो होगी वो रूम के अंदर की ही तो दिखेगी, रूम के बाहर की चीज़ दिख सकती है क्या मुझे, नहीं दिख सकती। फ्लोर के नीचे की चीज़ दिख सकती है क्या, नहीं दिख सकती। छत के ऊपर की चीज़ दिख सकती है क्या, नहीं दिख सकती। तो ये डिफरेंसेस होता है एलिवेशन और सेक्शन में। एलिवेशन में क्या है, हम सिर्फ जिस वॉल पे काम करेंगे, जिस एलिमेंट का एलिवेशन बनाएंगे, सिर्फ उसकी ही इनर टू इनर का पर्सपेक्टिव हमारे मन में होगा, बाकी चीज़ों को हम भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब सेक्शन कट करेंगे तो हमें सारी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि बगल में वॉल है, वॉल कौन सी है, मटेरियल की ब्रिक वॉल है या RCC वॉल है, छत में फ्लोर में स्लैब पड़ा हुआ है, स्लैब में अब बीम जो है वो हमारा क्या होगा, ड्रॉप होकर आएगा। तो वो ड्रॉप कितना हो रहा है वो भी हमें अपने सेक्शन कैटलॉग में फिर दिखाना पड़ेगा। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन नहीं पढ़ रहे, एलिवेशन पढ़ रहे हैं, तो एलिवेशन बनाएंगे खाली। तो एलिवेशन के लिए हमने बॉटम में एक लाइन बना दी, आउटर और इसके आउटर को भी ट्रिम कर दिया। अब फ्लोर से सीलिंग की जो हाइट होती है वो स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है हमारी, 10 फीट। अब हर अलग अलग एरिया में अलग अलग चलती है, जैसे फ्लोर टू फ्लोर हाइट कई जगह 10 फीट लेते हैं। अब स्लैब पड़ेगा तो 6 इंचेस उसमें से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 9.5 फीट। 9.5 फीट में भी बीम आ रहा है हमारा। अगर मान लो सपोज बीम जो था हमारा 12 इंचेस का ड्रॉप था, 6 इंचेस तो स्लैब ने कवर कर लिया, और 6 इंचेस और नीचे ड्रॉप मिलेगा मुझे। अब उस बीम को लटक को दिखता हुआ रखेंगे तो हमारा क्या होगा, सीलिंग का एलिवेशन अच्छा, सीलिंग का व्यू जो होगा अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉल सीलिंग डाल देते हैं। अब ऐसे में अगर मैं फॉल सीलिंग डालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं डालूंगा भी तो 9 फीट पे तो डालनी पड़ेगी मुझे फॉल सीलिंग, या उससे नीचे डालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर उससे नीचे डालूंगा तो सीलिंग फैन लगाने में फिर हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हाई एंड क्लाइंट्स वगैरह में हम क्या करते हैं, फ्लोर टू फ्लोर हाइट 10 फीट ना रख के ज़्यादा रख देते हैं। ठीक है, और वो डिपेंड भी करता है कितने लेवल तक हमें बनाने की अनुमति है, उसके हिसाब से हम लेवल्स के हिसाब उसको डिवाइड करके भी देखते हैं। जैसे कि मान लो जैसे अब अगर आप देखोगे तो दिल्ली में लास्ट ईयर तक 15 मीटर तक उन्होंने आपको दे रखा था, छूट दे रखी थी। 15 मीटर पे अगर मुझे 4 फ्लोर लेने तो 10-10 फीट की हाइट पे आते थे हमारे। लेकिन अब उन्होंने कर दिया है 17.5 मीटर, यही कर दिया ना, 17.5 मीटर तक उन्होंने परमिशन दे दिया। तो 17.5 मीटर में अब कोई चाहे तो 8-8 फीट के 5 डाल दे, लेकिन उसमें क्या होगा, सीलिंग हाइट बहुत कम हो जाएगी हमारी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 7 फीट तो हमारा डोर का कम से कम हमें देना ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हाई एंड क्लाइंट्स क्या करते हैं, फ्लोर टू सीलिंग की हाइट क्या कर दी उन्होंने, बढ़ा दी है, जिससे कि अब वो डक्टिंग AC लगेगा, हमारा डक्ट आएगी या VRV सिस्टम होगा, पाइप जाएंगे, तो उनको क्या किया जा सके, फॉल सीलिंग के अंदर छुपाया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे फ्लोर टू सीलिंग की हाइट जो है मैं 11 फीट 6 इंच लेके चल रहा हूँ, जिसमें 6 इंच स्लैब कट जाएगा।
तो फ्लोर टू सीलिंग का नीचे का गैप मुझे कितना मिलेगा, 11 फीट मिलेगा। अब 11 फीट में अगर 9 इंची का भी ड्रॉप आता है बीम का, तो 9 इंची पे फॉल सीलिंग आराम से हम डाल सकते हैं। मिनिमम फॉल सीलिंग वैसे तो हम 11 इंची पे डालते हैं, ठीक है, 11 इंची से, हाँ वही 11 इंचेस, यानी कि 300 के अप्रॉक्स डालते हैं। उससे कम में हम फॉल सीलिंग प्रॉपरली नहीं डाल पाते। हमारी नॉर्मल चलती है ना जिप्सम बोर्ड वाली या आपकी या पीओपी वाली, ठीक है, तो वो हम मिनिमम गैपिंग जो हाइट चाहिए होती है हमें उसको डालने के लिए, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, फ्रेम आता है क्रिस और क्रॉस, ठीक है, तो क्रिस और क्रॉस कम से कम 6 इंची का तो वही आ जाता है आपका। फिर आप कोव बनाओगे तो 3 से 4 इंची कोव ले लेगा आपका। तो आपका क्या होता है, मिनिमम हमें 11 इंचेस का गैप चाहिए होता है। वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि किस तरीके की फॉल सीलिंग ले रहे हो। अब मुझे कोव वाली नहीं चाहिए तो कम पे डाल सकते हैं थोड़ा सा, हाँ, जैसे आजकल चल रही है प्लेन फॉल सीलिंग चल रही है तो वो कम पे डाल सकते हैं। हाँ, मुझे कोव चाहिए तो 11 इंचेस का गैप चाहिए होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा ना छतों पे लाइट लगाते हैं, ठीक है, उसके अलग अलग कलर शेड रख देते हैं, वो कोव लाइट कहलाती हैं। उनके लिए हमें 300 का मिनिमम गैपिंग चाहिए होता है। सो वो चीज़ हम सीलिंग के बारे में जब डिस्कस करेंगे, आई थिंक मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया था आपको, तो दोबारा से जब डिस्कस करेंगे उस दिन देखेंगे। फिलहाल हम हाइट लेते हैं अपनी 10 फीट की क्लियर हाइट ले लेते हैं हम, ठीक है, 1.5 फीट में तो फॉल सीलिंग आ ही जाएगी, ठीक है। तो हमने 10 फीट हाइट ले ली। अब ऊपर की किसी भी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम एलिवेशन बना रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर सेक्शन होता तो हम ऊपर स्लैब की थिकनेस भी दिखानी पड़ती, बीम की ड्रॉप कितनी है वो भी दिखानी पड़ती, फॉल सीलिंग कितने पे लगी हुई है वो भी दिखानी पड़ती, वो सारे एलिमेंट दिखाने पड़ते हैं। बट अभी हम उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे, अभी हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, एलिवेशन को। तो सबसे पहला काम क्या किया, वॉल के इनर से दूसरे वॉल के इनर तक का रेफरेंस लिया। फ्लोर से जो आपकी सीलिंग आ रही है, चाहे आपकी ट्रू सीलिंग हो चाहे फॉल सीलिंग हो, उसका आपने रेफरेंस ले लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉल सीलिंग पड़ी हुई है तो मैं फॉल सीलिंग का लूँगा, जहाँ फॉल सीलिंग नहीं है ट्रू सीलिंग है तो वहाँ ट्रू सीलिंग तक का लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे खड़े होके देखता हूँ आगे की तरफ, तो पहले मुझे यहाँ क्या दिखेगा, डोर। अब डोर का साइज अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेल एंटर वी एंटर करके इसका रेफरेंस ले लिया मैंने। अब डोर की हाइट फ्लोर से स्टार्ट तो होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि छत के ऊपर चला जाएगा। डोर की हाइट हमारी स्टैंडर्ड आज के टाइम पे हम लोग लेते हैं हाई एंड क्लाइंट्स में, हाइट बढ़ गई है तो वेंटिलेशन वगैरह जो होता है डोर के अंदर अलग से नहीं दिया था, वेंटिलेशन को डोर के अंदर ही कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। तो 8 फीट का मैं टोटल हाइट ले रहा हूँ, बट कहीं कहीं 7 फीट का भी लिया जाता है, कुछ जगहों पे 6.5 फीट का भी लेते हैं। बट हम लोग जनरली आज के टाइम पे जितने भी घर बन रहे हैं आप देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादातर 8 फीट या 7.5 फीट, 7 फीट, पौने 8 फीट इस तरीके से हाइट ली जाती है। 8 से ऊपर भी चलाते हैं, ट्रू हाइट तक दे देते हैं फॉल सीलिंग की हाइट तक। उससे क्या होता है, जब आप एंटर करोगे ना रूम में, जितना बड़ा डोर होगा उतना ही बड़ा लगेगा, रूम उतना बड़ा है, ठीक है। सो अभी के लिए हमने 8 फीट रखा। 8 फीट इसलिए चल जाता है क्योंकि आपका जो बोर्ड आता है वो 8 फीट का आता है स्टैंडर्ड। हाँ, अगर 8 फीट से ऊपर दिया आपने तो उसमें जॉइंट लगेगा। आपकी माइका आपको लगानी है वो भी 8 फीट की आपकी आती है, तो उसमें जॉइंट आएगा। जॉइंट के लिए या तो आप ग्रूव डाल के उस जॉइंट को ख़त्म करोगे, या सीवलेस माइका लग नहीं पाएगी, उसका जॉइंट दिखेगा ही दिखेगा, या तो फिर मुझे उस पर कोई दूसरा पैटर्न देना हो, विनीर का देना हो, हाँ, तब जाके उसको कवर अप किया जा सकता है। अदरवाइज़ वो आपको जॉइंट उसका दिखेगा दिखेगा। उसके लिए हम लोग आजकल यूज़ करते हैं आपके पेंसिल और आपका टी प्रोफाइल, एल प्रोफाइल, वो लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जॉइंट को हम ग्रूव डाल के उसमें कवर अप कर देते हैं। इसी का कुछ डिज़ाइन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप देखोगे ये डोर आपका 9 फीट का था, इसमें बीच में हमने ये क्या दे दिया है, ग्रूव दे दिया एक। उससे क्या होगा, एक बोर्ड ऊपर लग जाएगा एक बोर्ड नीचे लग जाएगा, जॉइंट आपका दिखेगा नहीं। अभी इसमें ब्लैक पेंट कर दिया, इसी की जगह पे हम लोग क्या देते हैं, आपकी पॉलिश स्ट्रिप्स आती हैं, पेंसिल्स कहलाती हैं वो, या तो हम वो दे देते हैं या टी प्रोफाइल लगा देते हैं। वो बहुत सारे तरीके हैं आपके अलग अलग करने के। लेकिन फिर भी जो आपका ये जो फ्रेम है, इसको फिर क्या करना पड़ेगा आपको, विनीर से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि विनीर में एक बार को जॉइंट आप हटा सकते हो, माइका में आपका जॉइंट दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। सो इसीलिए मैंने अभी की हाइट कितनी रखी है, 8 फीट रखी है। तो फ्रेम आएगा पहले 8 फीट के अंदर अंदर, और ये जो गैप है हमारा ये कितना है,
3.5 फीट का है, ठीक है। इसमें भी चारों तरफ क्या होगा, पहले फ्रेम आएगा। तो फ्रेम के लिए मैंने क्या किया, फ्रेम दिखाने के लिए मैंने ऑफसेट कर दिया इसको 3 इंच। अब फ्रेम आपके अलग अलग साइज़ के होते हैं, ठीक है। 3 इंचेस का फ्रेम है, 2 इंचेस का भी फ्रेम यूज़ किए जाते हैं बेडरूम वगैरह में, इनर बेडरूम वगैरह में। बट जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे डिज़ाइन दिखाया था उसका डोर का, इसका फ्रेम आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा थिक दिखेगा आपको। ये 3 इंचेस नहीं है, ये आपका 5 to 6 इंचेस का है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बनाने के लिए जो हमारी वॉल होती है, वॉल के ऊपर एक आज का HDMR बोर्ड प्लाई लगा देते हैं, उसके ऊपर विनीर चिपका देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा रेनोवेशन के टाइम पे फ्रेम ऐसा लगता है कि चौखट क्या लगती है ना, बहुत हैवी दिखने लगती है, बट एक्चुअल में फ्रेम नहीं होता वो पूरा। अलग से एक बोर्ड इसके ऊपर चिपका के उसके ऊपर विनीर या माइका लगा देते हैं, उससे वो लगता है कि फ्रेम जो हो गया वो आपका क्या हो गया, हैवी हो गया। लेकिन उसके लिए यहाँ पे जो गैप है ये बिल्कुल वॉल से अटैच होकर आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो उसमें फिर थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गैप लेना पड़ेगा 3 to 4 इंचेस का, फिर 3 to 4 इंचेस इधर कंपनसेट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको दे पाएंगे। क्योंकि चारों तरफ से गैप क्या होना चाहिए, फ्रेम का बराबर ही होना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा, अदरवाइज वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। अभी हमने 3 इंचेस का ही रखा है चारों तरफ से। अब ये फ्रेम हो गया हमारा। डोर आएगा, डोर कभी भी वॉल बिल्कुल फ्लोर से अटैच होकर तो आता नहीं है, हेयरलाइन गैप होता है। वो गैप क्यों दिया जाता है, करेक्ट, पहली चीज़ फ्लोर पे खिंचेगा नहीं। और कहीं देखा है हर जगह ऐसे ही होता है क्या, वो गैप एक्चुअल में एयर के वेंटिलेशन के लिए दिया जाता है। जब आपने कार में देखा है, कार में चारों तरफ क्या होता है, रबर की बिडिंग लगी होती है। आपका कार का डोर कभी भी अंदर खुल पाता है, हम उसको कहाँ खोलते हैं, बाहर खोलते हैं, अंदर क्यों नहीं खोलते, अंदर वैक्यूम बन जाएगा। आप डोर खोलोगे क्योंकि वहाँ पे एयर की लीकेज से बचने के लिए क्या किया हुआ है, चारों तरफ रबर की बिडिंग दी हुई है। आप अंदर खोलोगे, अंदर क्या है, वैक्यूम है, आपको वैक्यूम के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। एयर को लीक करने के लिए कोई स्पेस मिलेगा नहीं। हमारे रूम के डोर किधर खुलते हैं, अंदर की तरफ खुलते हैं। तो अगर एयर को लीक करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, अंदर मान लो रूम पूरा पैक है, तो एयर कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, जब जगह ही नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रूम के नीचे स्पेसिंग दे के चलते हैं, वो हमारा एयर के फ्लो के लिए होता है, ठीक है। दूसरा फ़ायदा उसमें ये होता है कि फ्लोर से हमारा डोर जो है हल्के से गैप में होगा, तो जब फ्लो डोर हमारा खुलेगा बंद होगा तो वो क्या होगा, हमारे फ्लोर पे घिसेगा नहीं, जिससे फ्लोर ख़राब नहीं होगा हमारा, ठीक है। ये फ़ायदे होते हैं हमारे, तो इसलिए हम लोग गैप लेके चलते हैं। तो हमने गैप ले लिया यहाँ से 1 इंची का, 0.75 mm का, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से जब फ्रेम अगर मुझे यहाँ पे दिखाना भी होगा, तो फ्रेम भी बिल्कुल दीवार से चिपक के नहीं आएगा, हल्का सा क्या होगा, बाहर आएगा। कितना, 12 mm बोर्ड की थिकनेस होती है वो हमारी, जो हम लगाते हैं इसको फ्रेम को चौड़ा करने के लिए, हमारा बोर्ड होता है 12 mm का। हमने अंदर का फ्रेम छोटा रखा है, लेकिन बाहर का फ्रेम जो हम क्या रखेंगे, बड़ा ही रखेंगे, जिससे कि क्या हो जाए, थोड़ा सा लुक में अच्छा लगे। अब वो चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डोर में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो खैर वो किसी और दिन बताऊंगा मैं डोर का रेनोवेशन कैसे किया जाता है, क्या होता है। फ़िलहाल हम टीवी एलिवेशन पे चलते हैं, रूम एलिवेशन पे। अब टीवी हमें जो देना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, या तो टीवी का स्टैंड जो है वो हमारा फ्लोर पे रखा हो सकता है, जिसको हम कहते हैं फ्लोर स्टैंडिंग, या हमारा वॉल फिटेड हो सकता है फ्लोटिंग टाइप। आजकल जो चल रहे हैं वो फ्लोटिंग टाइप ही चल रहे हैं, ज़्यादातर लुक में वही अच्छे लगते हैं। जैसे कि आप ये देखोगे तो यहाँ पे नीचे स्कर्टिंग लगी हुई है फ्लोर की, जो टाइल लगा होगा या वुड हुई होगी, डिको उसी की आपकी स्कर्टिंग लगी हुई है। और यहाँ पे ये क्या है, पूरा हॉलो है, गैप है, लेग्स कहीं नहीं दिखेंगे। हम लोग के यहाँ जनरली लेग्स वगैरह लगे हुए होते हैं इसमें, ठीक है। तो उससे क्या होता है, क्लीनिंग में ख़राब हो जाते हैं वो जल्दी, तो इसीलिए फ्लोटिंग टाइप बनाए जाते हैं। इसमें लोड क्या कहाँ होगा, इसका पूरा वॉल के ऊपर होगा, पीछे फास्टनर पे इसके बोर्ड को रोक दिया होगा, उसके बाद उसको उसके ऊपर असेंबल कर दिया होगा इनको। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही रखते हैं,
तो पहले तो हमें क्या देना होगा, स्कर्टिंग देनी होगी। स्कर्टिंग का हाइट जो होती है वो हमारी 3 इंचेस से 4 इंचेस स्टैंडर्ड होती है, यानी कि 75 mm से 100 mm। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था ज़्यादा ले लेते हैं, जहाँ पे जैसे क्लीनिंग वगैरह का काम होता है वहाँ 12 इंचेस, 15 इंचेस, 18 इंचेस भी ले ली जाती है। ठीक है, होटल्स वगैरह में जाओगे अगर आप, रेस्टोरेंट वगैरह में हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा ली हुई हो। ठीक है, 18 इंचेस तक ले लेते हैं, 1 फीट 18 इंचेस, 300 mm से 450 mm तक ले ली जाती है वहाँ पे। बट ये रेसिडेंशियल है तो इसमें हम 3 इंचेस देंगे, तो 3 इंचेस हमने इसको ऑफसेट किया। अब स्कर्टिंग डोर के आगे तो जाएगी नहीं ना, तो इसको क्या कर दिया हमने, ट्रिम कर दिया। इतना आ गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है भाई हमें, अब टीवी और उसके नीचे गैपिंग इतनी होनी चाहिए कि आराम से क्लीनिंग हो जाए हमारी। ठीक है, अच्छा हमें कितने नंबर ऑफ ड्रॉर देना है, मतलब जैसे कि ये एक एलिमेंट हो गया ड्रॉर का। ठीक है, ये एक रो हो गई, इसमें कॉलम आ रहा है मल्टीपल, लेकिन एक ही रो में आ रहा है। अगर मुझे 2 रोज चाहिए तो मुझे उसके हिसाब से गैपिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब बता रहा था तब भी बताया था। टीवी की हाइट हमारी कितनी होती है, बेड की हाइट के रेफरेंस में जनरली स्टैंडर्ड हमारी 3.5 फीट से 4 फीट के बीच में रखते हैं हम सेंटर टीवी का। ठीक है, तो उससे पहले हम अपनी इसकी हाइट देख लेते हैं। इसकी हाइट लेवल जो होगा फ्लोर से, ये हमारा 2 से 2.5 फीट स्टैंडर्ड होता है। यानी कि इसकी जो हाइट है ना टॉप वाली, वो फ्लोर से 2 से 2.5 फीट। ये लिविंग रूम के लिए इसलिए लो हाइटेड बना रखा है, ये आपको 18 इंचेस भी नहीं मिलेगी, ये 18 इंचेस ही होगी आई गेस। ठीक है, लेकिन हम जो बना रहे हैं वो बेडरूम के लिए बना रहे हैं, तो बेडरूम के लिए हम कितना रखेंगे, 2 फीट के आसपास तो रखते हैं हम। ठीक है, तो मैं 2 फीट अभी रख लेता हूँ, तो मैंने इसको 2 फीट ऊपर ऑफसेट कर दिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया। अब आ तो पूरे पे ही रहा है हमारा इसके हिसाब से, वैसे तो पूरे पे नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा गैप छोड़ देना चाहिए जिससे कि आने जाने में ईजिबिलिटी बनी रहे। अब वो चाहे तो आप इसको राउंड कॉर्नर पे कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे आने जाने में क्या होगा, जब डोर खुलेगा तो आने जाने में कॉर्नर में चोट लग सकती है। तो या तो हमने क्या किया हुआ, यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डिज़ाइन भी दिखाया था इसका। जैसे आप यहाँ देखोगे तो ड्रॉर जो वो बिल्कुल एंड से स्टार्ट नहीं करे मैंने, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, ड्रॉर से पीछे क्या छोड़ दिया, थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है आप कैसा रखना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर होगा, ड्रॉर को थोड़ा सा गैप में लेके स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, बट हमारा जो टॉप प्लान है उसमें हमने गैप में रखा क्या, नहीं रखा। जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम भी वहीं से स्टार्ट करते हैं। बाद में कॉर्नर को आपको राउंड करना है तो आप इसको मैंने फ्लिट दे दिया, जिससे आने जाने में कॉर्नर नहीं होगा तो चोट लगने के चांसेस कम होंगे हमारे। ठीक है, अच्छा मैं अभी फ्लिट नहीं दे रहा हूँ, लास्ट में करेंगे इसको हम। अभी के लिए 2.5 फीट हम 2 फीट हमने इसको रख दिया। अब स्कर्टिंग के ऊपर तो होगा ही होगा कम से कम हाइट, उससे नीचे तो जा नहीं सकती। टोटल हाइट कितनी आ रही है आप देखो, 1 फीट 9 इंच। नीचे वाला जो ड्रॉर होगा कम से कम वो 1 फीट का तो होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब 1 फीट में एक प्लाईबोर्ड ऊपर लगेगा, एक प्लाईबोर्ड नीचे लगेगा, 20 mm का, यानी कि 0.75 इंचेस का, पौन इंची का। तो पौन इंची प्लस पौन इंची कितना हो गया, 1.5 इंच। तो अगर मैं 12 इंचेस की हाइट लेता हूँ तो उसमें से 1.5 इंच कट जाएगा, कितना बचेगा, 12 इंची में से 1.5 इंच कट गया, 10.5 इंचेस। तो अंदर की क्लियरेंस कितनी मिली मुझे, 10.5 इंचेस। अच्छा क्लियरेंस आनी कितनी चाहिए थी, अगर मैं 12 इंचेस की क्लियरेंस चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे 12 इंचेस प्लस 1.5 इंचेस की हाइट लेनी पड़ेगी। तो 12 इंचेस प्लस 1.5 इंचेस कितना हो गया, 13.5 इंचेस। हमारी यहाँ पे हाइट कितनी है, 1 फीट 9 इंच। 1 फीट यानी कि 12 इंच, 12 इंच प्लस 9 इंच कितना हो गया, 21 इंचेस। 21 इंचेस में से जब हम 13.5 इंच घटा देंगे तो स्पेस कितना बचेगा हमारा, हम इसके लिए 13.5 इंच इसको ऑफसेट कर देते हैं। ये गैप कितने का बच रहा है, 7.5 इंच का।
अब एक बोर्ड तो ऊपर भी लगेगा ना, 1.25 इंची का कम से कम लगेगा, तो बीच का गैप कितना बचेगा, 6.25 का। ठीक है, तो वो जो गैप है उसमें हम क्या रख सकते हैं, अगर मुझे 2 ड्रॉर देने हैं तो मैं इस टाइप का एक एलिमेंट रख सकता हूँ, ऐसा बीच में एक ओपन टाइप शेल दे दिया, जिसको हम यूटिलिटी स्पेस के लिए कहते हैं, जहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, अपने नीचे सेटअप बॉक्स वगैरह का कनेक्शन कर दिया हमने, है ना, स्पीकर हो गया वो दे दिया, या अपना चार्जिंग वगैरह के एलिमेंट वो भी नीचे ही कर दिए हमने, या गेम गेम बॉक्स वगैरह होता है तो उसके लिए कंसोल वगैरह रखने के लिए स्पेस भी हमने नीचे कर दिया। इस टाइप से कर सकते हैं हम, अगर हमें डबल रैक में, डबल रो में देना ही है तो। सिंगल रो में देना है तो हम ऐसा रख सकते हैं, ऊपर का एलिमेंट हटा सकते हैं, उसमें हमारी टीवी और इसके नीचे की हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, थोड़ा सा गैप ज़्यादा आ जाएगा। तो इसमें टीवी थोड़ा सा ऊपर लगेगा, इसमें टीवी थोड़ा सा नीचे भी रखा जा सकता है। तो अब वो आपकी चॉइस के ऊपर आपको कैसा रखना है। मैं यूटिलिटी स्पेस के साथ वाला ही लेके चल रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ तक रखा, इसकी टक्कर को मैंने 1.5 इंचेस ले लिया, डबल थिकनेस की लिया, क्योंकि सामने से जब हम देखेंगे ना तो हमें थिकनेस थोड़ी सी चौड़ी दिखनी चाहिए, वो टक्कर उसकी क्या होगी, अच्छी दिखेगी नोजिंग के साथ। ठीक है, अंदर का गैप जो अब नीचे मिलेगा हमें वो कितना है, 6 इंचेस का। ये गैप मिनिमम 4 इंचेस प्लस होना चाहिए, क्योंकि 4 इंचेस से कम का अगर आपने गैप दिया तो उसके अंदर आपका हाथ नहीं जाएगा, है ना। तो कम से कम इतना गैप तो होना चाहिए कि हमारा हाथ इजीली उसके अंदर चला जाए, तो इसलिए हम अभी इतना ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब इस साइड हमारे क्या आ रहे हैं, शेल्स आ रहे हैं। ठीक है, या तो हम ऐसे रख सकते हैं कि नीचे पूरे ड्रॉर दें और शेल्फ ऊपर दे दें, या हम एक काम ये कर सकते हैं कि पूरा शेल्फ दें और बीच में ड्रॉर दें। तो वो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप उनमें से जो चाहो उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। डिपेंड करेगा कि क्लाइंट को कितने स्टोरेज कंपार्टमेंट चाहिए, उसके हिसाब से रखते हैं हम। अब बुक शेल्फ के लिए चाहिए, ज़्यादा बुक्स नहीं है तो हम खाली ऊपर दे सकते हैं, नीचे ड्रॉर दे देंगे अपने। ठीक है, या ज़्यादा बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा हैं क्लाइंट के पास, ठीक है, ज़्यादा उसको शेल्फ का स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक पूरा शेल्फ साइड में खड़ा कर दिया नीचे से ऊपर तक, और उसके बीच में फिर हमने यहाँ क्या दे दिए, ड्रॉर दे दिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने एक्सेल एंटर वी एंटर किया, इसका रेफरेंस ले लिया यहाँ से, हाइट लेवल एक ही लेके चलेंगे हम। तो मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले ली और इसके ऊपर वाले को ट्रिम कर दिया। अच्छा, नीचे तो जाएगा नहीं ना, नीचे से उड़ा दिया। अब आपकी चॉइस है, आप इसको आगे नहीं भी लेना चाहोगे तब भी नीचे स्कर्टिंग तो आएगी आएगी, शेल्फ आपको इसके अंदर बनानी होगी। ठीक है, इसके बाद की लेंथ कितनी बच रही है हमारी, है 9.25 फीट। 9.25 फीट में कितने ड्रॉर आएंगे हमारे, 3-3 फीट के 3 ड्रॉर आएंगे। ठीक है, अगर मुझे 4 चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, पूरी लेंथ पे लेना होगा, शेल्फ को ऊपर रखना होगा। अब ऊपर कितना रखना होगा, सर ये वॉल से कितनी निकल रही है बाहर, क्या चीज़, इसकी थिकनेस क्या है। सबकी बराबर रखी है हमने, ये 15 इंची। कंजेस्टेड नहीं हो जाएगा ये, हम्म, बाहर वैसा नहीं तो क्या रूम करूँ, टीवी दे रहे तो। टीवी दे सकते हैं, बट इसमें यहाँ बेडरूम में कोई और वो नहीं था ना, तो मैंने एक जो डिज़ाइन लेके चले थे उसके हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। बट मैंने आपको पहले भी बताया था, ये शेल्फ यहाँ से हटा के आप इधर की तरफ शेल्फ दे सकते हो, फिर यहाँ पे जो डिज़ाइन आएगा आपका वो ये वाला डिज़ाइन भी आप जा सकते हो। ठीक है, अभी मैं इस टाइप का डिज़ाइन कर रहा हूँ, बट मैंने ये यूटिलिटी स्पेस इसके नीचे से भी ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उसका वहाँ पे इतना बड़ा यूटिलिटी स्पेस देने का कोई सेंस नहीं बैठता। ठीक है। अच्छा, कंजेस्टेड देनी चाहिए। तो सर ये जो ड्राइंग आती है तो हमारे पास एक पूरे रूम के सारे एक साथ ही आती है ना, जैसे मास्टर बेडरूम दे दिया और उसी में पार्ट वाइज ये इसका ये हाँ, इसका ये अभी इसका। जैसे हम एक वॉल की बना रहे हैं, एक ही ना, ऐसे ही सेकंड फिर बी की बनाएंगे, सी, डी, इस तरीके से जब चारों वॉल की कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा एक बेडरूम का प्रॉपर इंटीरियर की ड्राइंग
तैयार, एक रूम की। ठीक है, इसी को कहते हैं हम डिटेल ड्राइंग। इसी में टाइम लगता है उसमें भी फिर। आरसीपी वगैरह करना है। हाँ, आरसीपी तो अलग हो गया, फिर आपका लूपिंग वगैरह हो गया, वायरिंग वगैरह, लूपिंग वगैरह, वही ना। सीलिंग फैन वगैरह हाँ, बनाना सीलिंग प्लान। तो वो चीज़ इसके बाद फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल एलिवेशन का कर लेते हैं। कितने बज गए? चलो, तो आज के इतने ही रखते हैं, कल फिर इसके आगे का डिज़ाइन करते हैं।